नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं वर्किंग हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो उसके चलते मुझे समय नहीं मिल पाता है। कभी बिजी हो जाता हूँ, तो कल मैं बिजी हो गया था, समय नहीं मिल पाया। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। आशा है कि आप जो है प्यार अपना इसी तरह से बना के रखेंगे। चलिए, आगे का एक नया संविधान का चैप्टर शुरू करते हैं, शासन प्रणाली। आज एक नया चैप्टर है शासन प्रणाली। मतलब शासन प्रणाली से मतलब ये है कि जो शासन चल रहा है ना हमारे देश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं कहीं भी जहाँ भी शासन व्यवस्था चल रही है, तो ये कैसे कैसे शासन व्यवस्था है, कैसे चलती है, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या इसके पिलर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ को हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर एंशियंट टाइम में पुराने समय में जाते हैं तो राजतंत्र व्यवस्था चली करती थी। राजतंत्र समझते हैं ना आप, जहाँ राजा शासन करता था, वो व्यवस्था चलती थी। उसके बाद में एक कुलीन व्यवस्था भी चलती थी, कुछ लोगों के द्वारा। कुलीन व्यवस्था मतलब कुछ लोगों के द्वारा, जो कुछ चुने हुए या कुछ टैलेंटेड लोगों के द्वारा शासन किया जाता था, उसको कुलीन व्यवस्था बोलेंगे। एक होती थी तानाशाही। तानाशाही मतलब एक व्यक्ति द्वारा और निरंकुश शासन, जैसे गद्दाफी हो गया और इस तरह के लोग हुए जो, तो एक व्यक्ति द्वारा, हाँ, और निरंकुश, मेन चीज़ है निरंकुश वाला, तो इसको तानाशाही। चलिए, एक इंट्रो था। चलिए, मेन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोकतंत्र, जो आज है विश्व में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की कैसे व्यवस्था होती है, कैसे कैसे इसको चलाया जाता है, कितने टाइप का ये होता है, चलिए देखते हैं। तो लोकतंत्र को मेनली दो पार्ट में बांटा जाता है, एक संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में और एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में यहाँ पे क्या है, PM मेन रहेगा। PM जो हमारे मुखिया रहेंगे। संवैधानिक प्रमुख तो अलग बात है, लेकिन जो कार्यकारी प्रमुख रहेंगे वो PM रहेंगे। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में प्रेसिडेंट रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रहेंगे यहाँ पे कार्यकारी प्रमुख। अच्छा, दूसरा क्या है, इसको मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहते हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्था यानी कि मंत्रिपरिषद द्वारा शासन किया जाता है, इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे ये USA में लागू है, ये इंडिया में है, ब्रिटेन में है, ये सब मंत्रिमंडल वाली। अच्छा, संसद, इसमें जो है संसदीय व्यवस्था में संसद विधि निर्माण में सर्वोच्च होती है। इसका मतलब फाइनल है, कर दिया। राष्ट्रपति विधायिका भंग नहीं कर सकता। मतलब क्या है, इसमें जो विधायिका होती है ना, विधायिका, अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे विधायिका मतलब विधायिका बोलते हैं उसको, संसद को। तो संसद को यहाँ PM भंग करवा सकते हैं। कब? PM राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे तो संसद भंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ इसको भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं, ये फ़र्क है इसमें। अच्छा, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है? विधायक किसके? संसद, या मेनली बोलेंगे लोकसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा से चुनी जाती है, इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा। संसद भी आ सकता है, सवाल में ऐसे भी आता है कि संसद के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। तो ऑप्शन में अगर संसद है और लोकसभा है तो लोकसभा को प्रायोरिटी देना, क्योंकि राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जवाबदेही नहीं होती सामूहिक रूप से, और इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रति होती है। ये फ़र्क है, अगर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह और सामूहिक रूप से किसके प्रति, यानी कि मान लो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कौन है अभी शिक्षा मंत्री, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के प्रति जवाबदेह, लेकिन सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के। ठीक है। अच्छा, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कार्यपालिका विधायिका में से ही चुनी जाती है। मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा संसद में सभी MP होते हैं, चुने हुए भी और नियुक्त भी और नामांकित भी, तो उन्हीं में से कार्यपालिका बनाई। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद जो है, कार्यपालिका बोलते हैं उसको। जो विधायिका, संसद, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद होती है, और एक होती है जुडिशरी, 3 पार्ट होते हैं ना। तो कार्यपालिका इसी विधायिका से ही आएगी, विधायिका में ही निकल के आएगी। लेकिन ये राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका कहीं से भी चुन सकते हैं। इसमें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा होता है ना। वहाँ क्या होता है, वहाँ यहाँ PM करते हैं, यहाँ PM करते हैं मंत्रियों का चुनाव, यहाँ क्या है, राष्ट्रपति करते हैं, और कहीं से भी कर सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकृत होता है। मतलब
इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हालांकि जहाँ भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा विकेंद्रीकृत होता है। विकेंद्री मतलब अलग अलग सत्ता। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए स्वतंत्र, ये बता दिया मैंने आपको कि राष्ट्रपति अपने मंत्री चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, कहीं से भी वो अपने अपने मंत्रियों को चुन सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई शासन व्यवस्था की संघीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अब कुछ अन्य तथ्य जो महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, क्या है? जैसे राज्य क्या होता है? अब राज्य के बारे में बात करें, राज्य क्या है? राज्य क्या है? इसके 4 तत्व होते हैं। राज्य में महत्वपूर्ण 4 तत्व कौन कौन से? एक तो राज्य संप्रभु होगा, संप्रभु मतलब उसमें संप्रभुता, मतलब अपने संप्रभु, इनका सबका मतलब बताऊंगा। दूसरा, उसमें एक निश्चित जनसंख्या होगी, निश्चित भूभाग होगा, सरकार होगी यानी सत्ता होगी, सरकार होगी उसमें। देखो, संप्रभुता मतलब होती है कि जैसे हम भारत वाले हैं, तो हमें कोई करार करना है या कोई निर्णय लेना है, विदेश के साथ कोई व्यापार करना है, तो भारत किसी से पूछेगा नहीं या सलाह नहीं लेगा, अपना इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से भी, चाहे हम किससे, यूएसए से व्यापार करें, यूके से करें, चाइना से करें, किससे भी करें और कैसे भी निर्णय लें अपने देश के लिए, हम स्वतंत्र हैं। संप्रभु उसको बोलते हैं, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, किसी को पूछना नहीं, तो होता है संप्रभु। जनसंख्या होनी चाहिए उसमें, जनसंख्या बिना भाई राज्य कैसे हो जाएगा? और भूभाग, एक निश्चित भूभाग हमारा है ना, इस तरह से ये भारत का ये जो एरिया है निश्चित भूभाग है, तो भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और उसमें एक सरकार होनी चाहिए। तो इसको अगर इनमें से चारों में से कोई एक तत्व नहीं है तो राज्य नहीं कहा जाएगा। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ब्रिटिश संसद को, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश में ही संसद बनाई गई थी, तो इसलिए ब्रिटिश संसद को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। अच्छा, यूके में न्यायपालिका, एक क्वेश्चन आता है कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन में न्यायपालिका कैसी है? तो प्रतिबद्ध यानी कमिटेड, प्रतिबद्ध। इसका मतलब कि वो संसद वहाँ प्रमुख है, संसद जो है सबसे ऊपर है, कहाँ पे? यूके में। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हमने जो है संसदीय व्यवस्था ली है कहाँ से? यूके से, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी जो है क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है। मतलब ये जो विधायिका यानी संसद ने जो नियम बनाए, उनको भी हमारे यहाँ जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, चेंज कर सकती है और नया रूल बना सकती है, हमारे यहाँ ये पावर है। लेकिन जिससे हमने लिया कहाँ से? यूके से हमने संसदीय व्यवस्था ली, वहाँ पे संसद प्रमुख है, संसद ने जो कानून बना दिया उसको न्यायपालिका द्वारा रिव्यू नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, ये फर्क है। इसको बोलते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका, मतलब कमिटेड है वो, किसके प्रति? संसद के प्रति। ठीक है, इंडिया और यूएसए में दोनों में है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र है और रिव्यू कर सकती है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ लक्षण होते हैं देश में एकात्मक और कुछ होता है संघात्मक। जैसे हमारे संविधान में है कुछ एकात्मक लक्षण हैं और कुछ संघात्मक। एकात्मक मतलब जहाँ केंद्र प्रमुख हो, केंद्र की तरफ झुकाव, वहाँ एकात्मक। और संघात्मक क्या है? जहाँ दोनों को पावर दी गई हों, है ना, वो होंगे संघात्मक। तो चलिए एकात्मक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एकात्मक में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से। राज्यपाल का पद, देखो जहाँ दिख जाए कि जहाँ केंद्र को पावर दिख रही है वहाँ सीधा सा है कि वो है एकात्मक। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश राष्ट्रपति करता है, तो इसका मतलब एकात्मक है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईपीएस आईएएस इस टाइप की हैं, तो इनको कौन नियुक्ति करता है? इनको भी केंद्र करता है, तो भाई ये भी हो गया एकात्मक व्यवस्था। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है कि भाई यूपी को 31 सदस्य, वहीं जो है नॉर्थ ईस्ट में एक सदस्य दिया है, तो ये क्या है? ये भी केंद्र एकात्मक व्यवस्था है। आपातकालीन उपबंध, आपात लगने पर केंद्र में आ जाती है सब पावर, तो इसलिए ये भी क्या है? एकात्मक व्यवस्था। अब देखते हैं संघीय लक्षण क्या है। संघीय में कहाँ है? जहाँ दोनों को बराबर हिस्सा बढ़ता दिखा, दोनों की पावर दिखे। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, ये भी संघीय व्यवस्था है, दोनों को पावर दी जा रही है।
पूर्ण रूप से लिखित संविधान। अब लिखित संविधान में दोनों को पावर दी गई है, लिखा हुआ है और दोनों को अलग अलग पावर दी हैं। उनकी जो है एरिया निश्चित किया गया है, कौन क्या काम कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, केंद्र क्या कर सकता है। और संविधान की सर्वोच्चता, ये क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। अच्छा, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कुछ महान भावों ने, हमारे जो इंटेलेक्चुअल हुए हैं, उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं संविधान के बारे में, तो क्या क्या हैं देख लेते हैं। जैसे भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है, किसने कहा है, केसी वियर ने। केसी वियर ने 2 शब्द कहा है, अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब आधा संघ की ओर झुका हुआ, आधा संघ आधा ये फेडरल, तो मतलब आधा केंद्रात्मक एकात्मक और आधा संघात्मक, इसका मतलब हो गया क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघात्मक। ये कहा है तो केसी वियर ने, और एक और कहा है कठोर एवं लचीले के मध्य, बात एक ही है देखो, कठोर एवं लचीले के मध्य संतुलन, यानी दोनों के बीच संतुलन कहा है केसी वियर ने, और क्वासी फेडरल केसी वियर ने। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद किसने कहा है, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने कहा है कि हमारा जो संविधान है क्या है, क्या है, क्या है, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या मतलब होता है, सहकारी मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, सहकार का मतलब होता है, ये मंत्रालय बनाया ना सहकारी मंत्रालय, कौन है उसके पहले मंत्री कौन बने, आप कमेंट बॉक्स में बताना। सहकारी का मतलब मिलजुल कर काम करना, तो सहकारी संघवाद मतलब दोनों को मिल के काम करते हैं, इसको जी ऑस्टिन ने कहा है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये बात किसने कही है, संविधान को संघात्मकता के तंग मतलब संघात्मक व्यवस्था के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने कहा है, अम्बेडकर साहब ने कहा है, ये बात अम्बेडकर साहब ने। तो इसको बार बार रिवीजन करते रहिए दोस्तों। ये हमारा लेक्चर था आज का। आपको लगातार लेक्चर मिलेंगे, कभी कोई ज़्यादा कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी आई तब भी नहीं दे पाऊँगा, नहीं तो मैं लगभग आपको देता रहूँगा। और इनको शेयर करते रहिए, ठीक है। बाकी CSF की वैकेंसी आ गई, पढ़ते रहिए आप लोग, बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। लगे रहिए, धीरे 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 लगे रहना है, एक ना एक दिन आप उस स्थिति में आएंगे कि आप सब एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, और जिसको देखेंगे अरे ये तो आया हुआ है, ये तो मेरा किया हुआ है, लगेगा सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पढ़ा है। तो आशा है कि आप लोग इसको चैनल को आगे बढ़वाने में मेरी मदद करेंगे, शेयर करेंगे इसको। ओके, थैंक यू सो मच।